जय हिंद बच्चों। 21 अप्रैल की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है और इसी क्रम में प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आज फिजिक्स में 10 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिस पर कॉन्टिन्यूसली न्यूमेरिकल पूछा जाता है अलॉन्ग विद पीवाईक्यू में लेकर के आया हूं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा वो न्यूमेरिकल है जो इस पर्टिकुलर फार्मूले के बेसिस पर पूछा गया है। तो वो 10 फार्मूले मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और उसके बेसिस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन भी तुरंत इमीडिएटली करेंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये फार्मूले तो हमको हमेशा याद रख के जाना है एग्जाम में, क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम अगर आप देखें तो 3 सितंबर वाले एग्जाम को आपका 6 न्यूमेरिकल आया था। 6 न्यूमेरिकल, इवन वो 6 न्यूमेरिकल भी आपको इन्हीं फार्मूलों के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए, और विगत कई सालों का अगर आप देखेंगे, कई सालों का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो ये 10 फार्मूले हमेशा राउंड बाय राउंड घूमते हैं आपकी किताब में, आपके कॉन्सेप्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पहले फर्स्ट फार्मूले से। हमारा फर्स्ट फार्मूला है फार्मूला 1, F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी या F इक्वल टू एम ए। देखने में बहुत सिंपल, साधारण, सुशील फार्मूला लगता है कि इसको तो 9th से जानते हैं, लेकिन इस पर बेस्ड सवाल ये है। देखिए, सैंड फॉल्स वर्टिकली ऑन अ कन्वेयर बेल्ट एट अ रेट ऑफ 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। अब ये मास अपॉन टाइम दिया हुआ है 0.1, ठीक है। इसको हम यूनिट में लिखेंगे किलोग्राम पर सेकंड, जो दिया उसको लिख लीजिए। इन ऑर्डर टू कीप द बेल्ट मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, बेल्ट की स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, यूनिफॉर्म है। तो फोर्स कितना लगेगा बेल्ट को, बेल्ट के लिए फोर्स कितना लगेगा, यानी कि चलने के लिए पट्टे पर कितना बल लगाना होगा। तो आप फार्मूला पढ़े हैं F बराबर ma। जब v कांस्टेंट है और उसको कांस्टेंट स्पीड से चलना है तो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि a बराबर क्या है, v कांस्टेंट है तो a बराबर क्या आ जाएगा 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखा आपने, 2023 में सवाल पूछा हुआ है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो इसके बाद आते हैं दूसरे पर। A 5 Newton force is defined when a mass of 10 kg is accelerated with। सिंपल सा सवाल, 2022 अप्रैल में पूछा जाने वाला सवाल। मैंने अप्रैल पर ज्यादा फोकस किया है क्योंकि आपका अगला टारगेट अप्रैल है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का वितरण कितना हो जिससे 5 न्यूटन का बल परिभाषित होता है। जबरदस्त सवाल, आंसर कुछ भी नहीं, समझिए F इक्वल टू एम ए। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। अब हमें बताना है 5 न्यूटन कितना बल, कितना त्वरण हो, A बराबर हो जाएगा F कितना है 5 न्यूटन और द्रव्यमान कितना है 10 न्यूटन, कितना आ जाएगा 0.2, सॉरी कितना आ जाएगा इसमें 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। क्या दिक्कत है, फार्मूला 1 देख रहे हो ना, फार्मूला 1 के बेसिस पर क्या धमाल मच रहा है। अब उठा करके देखोगे पीवाईक्यू में और भी अलग अलग तरह के सवाल देखोगे तो आपको सवाल मिलेंगे। एक दूसरा सवाल है जो धमाल मचाता है, दूसरा फार्मूला है जो धमाल मचाता है, वो ये है पावर का फार्मूला। ये है पावर। तो पावर बराबर होता है क्या, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम कभी कभी अगर नीचे से ऊपर कोई चीज चढ़ाई जा रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क स्टोर हो जाएगा, तो उसको हम mgh बोल देते हैं और अपॉन टी से डिवाइड कर देते हैं, और डेल्टा के भी बोल देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो सिंपली इतने फार्मूले पर बेस्ड अगर आपका रेडी है तो कई तरह के सवाल आपके चुटकियों में हो जाएंगे। देखिए, ये देखने में कितना भयंकर सवाल लगता है। एक औद्योगिक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिनों के लिए कार्य करता है और 5 किलोवाट की शक्ति का प्रयोग करता है, तो परिचालित करने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना होगा। पहली बात, P बराबर W/T होता है, तो W बराबर कितना हो जाएगा P × T हो जाएगा। ये बताइए टोटल समय कितना लगेगा, 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट तो हो गया यूनिट इसकी, और साथ ही साथ R अगर आपको लिखना है तो 10 R है, लेकिन 30 दिनों तक, तो 30 × 10 हो जाएगा। तो ये किलोवाट R में आंसर आ जाएगा आपका कितना, 300 और 5 1500 किलोवाट आर। अब देखिए 1 किलोवाट आर का खर्च कितना है, 4 रुपए है। तो यहाँ पर अगर हम 4 रुपए से, अब यहाँ अगर हम केवल कॉस्ट देख लें तो कितना करना है, बस यही छोटा सा खेल, इसमें 4 से गुणा करना है, 15 चौको 60, यानी कि 6000 रुपये, 6000 रुपीज़ लगेंगे, 6000 रुपीज़ लगेंगे। फार्मूला कितना लगा बच्चों, W बराबर PT। अब कितने बच्चे तो सवाल देखकर इतना बड़ा सवाल छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है, कभी कभी भी नहीं करना है। समझ में आ गया, अगले चलते हैं। ये देखिए, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो बॉडीज पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोलाइड करती हैं
तो उनका रेखीय संवेग हमेशा संरक्षित होगा, पूरे सिस्टम का रेखीय संवेग संरक्षित होगा। अब देखिए, अगर ये u1 वेग से जा रहा है, एक मास u2 वेग से आ रहा है, दोनों आपस में टकराते हैं और मान लो टकराने के बाद अलग हो जाते हैं, ये v1 से चला जाता है, ये v2 से चला जाता है, तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इतना है और फाइनल मोमेंटम इतना है, तो पूरे निकाय का इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, बराबर इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बेसिस पर कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहां पर सवाल पूछा है, इस पर बच्चों लगभग अप्रैल में मान के चलो सवाल आता है और बहुत बड़ा सा लिखा रहेगा, सवाल सॉल्व होगा चुटकी बजा के। देखिए जैसे कैसे, ये देखिए सवाल देख के कैसा लगा, बुखार आ रहा होगा ना, क्या हो रहा है। m1 द्रव्यमान का एक रेल वैगन के ऊपर से खुला हुआ है, v1 वेग से गति कर रहा है। m1 द्रव्यमान का एक वैगन है, रेलवे का वैगन है, मतलब खुला हुआ है, और ये v1 वेग से गति कर रहा है बच्चों। m1 द्रव्यमान है, इसका v1 वेग से गति कर रहा है। तो कुछ देर बाद वर्षा के कारण इसमें आंशिक रूप से जल भर जाता है, जिससे इसका द्रव्यमान m2 हो जाता है। अब कुछ देर बाद इसमें बारिश होती है तो थोड़ा पानी। और बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही जानकारी वाली बात बताने वाला हूं। अगर आपका सपना है एनडीए में 550 प्लस स्कोर करने का, और प्लस इन नटशेल अगर आपको एनडीए क्रैक करना है, तो इस पूरे देश के अंदर मेजर कलसी क्लासेस आपको सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है। और मान लीजिए किसी भी वजह से आप ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते हमसे, प्रयागराज में इंस्टीट्यूट है हमारा, तो यहाँ पर आप ऑनलाइन जरूर जुड़ सकते हैं। आप जहाँ पे भी हैं, देश के किसी भी कोने में हैं और इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप ऑनलाइन जुड़ करके इसकी प्रिपरेशन बहुत अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हैं। आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, फटाफट इस नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले लेनी है। नहीं भर जाता है तो इसका नया मास m2 हो जाता है और बाद में इसका वेग कितना हो जाता है, v2। अब ये बताइए, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, और ये कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होता है जब बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो। ये आंतरिक बल लग सकते हैं लेकिन बाह्य बल 0 होगा। तो यहाँ पर भी कोई बाह्य बल लग नहीं रहा है, कोई धक्का दे नहीं रहा है, कुछ भी हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर पहले जितना मोमेंटम था m1 इंटू v1, बाद में मास पानी भरने के साथ कितना हो गया, m2, और उसकी स्पीड कितनी हो गई, v2। तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2, सीधा आंसर हो गया आपका। हो गया कि नहीं? कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तुमने कुछ करना ही नहीं है जी, सीधा आंसर लेना है बस। बुलेट, देखो ये भी सवाल परेशान करता है। कई बच्चे यहाँ पे मेजर कलसी क्लासेस में कई बार सॉल्व करके आए तो वहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दिए, पॉइंट ये माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस की भी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। एक बुलेट है 10 किलोग्राम, बुलेट ऑफ 10 किलोग्राम, बुलेट का मास दिया हुआ है कितना, 10 kg, हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी v, इसका वेलोसिटी दिया है 300 मीटर पर सेकेंड। 10 kg को अगर आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 kg हो जाएगा। 10 ग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 kg हो जाएगा। और पिस्टल का मास दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है कितना, पिस्टल का मास दिया हुआ है 1 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, यानी कि आपको v पूछ रहा है, कैपिटल V। सीधा सा सवाल है बच्चों, सीधा सा सवाल है। अगर गन आपने फायर नहीं किया था तो बुलेट नहीं निकली थी, तो टोटल मोमेंटम कितना था, 0 था, क्योंकि वेलोसिटी 0 थी। और बाद में कितना हो गया, बुलेट भी निकला प्लस गन भी थोड़ा पीछे गया। जब आप फायर किए तो गन थोड़े पीछे गई, बुलेट थोड़ी आगे गई, दोनों का मोमेंटम ये हो गया। तो यहाँ पर आपको v निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली स्मॉल m माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। अब माइनस स्मॉल m का वैल्यू 10⁻⁻2 हो जाएगा, अपॉन कैपिटल M का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 300 का वैल्यू दिया हुआ है तो 3 इंटू 10⁻2 हो जाएगा। तो 10⁻2 10⁻2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ -3 मीटर पर सेकेंड, -3 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखना, +3 मीटर पर सेकंड भी दिया है, लेकिन +3 में चक्कर ये है कि जिधर बुलेट गई उधर ही गन थोड़ी चला गया, गन तो पीछे गया ना, तो गन का डायरेक्शन बुलेट के डायरेक्शन के अपोजिट है। देख लो क्या है, कमेंट करके बताना, कुछ है इसमें। फार्मूला 4 बहुत वेल नोन फार्मूला, ठीक है। तो क्या दिक्कत होती है, ये देखिए जी की वैल्यू जो आती है इसमें, जी की वैल्यू जो आती है gm/r²। अगर g में परसेंटेज चेंज आपसे पूछता है तो ये -2 टाइम्स r में परसेंटेज चेंज के बराबर हो जाता है, अगर मास कांस्टेंट है तो, ठीक है। अगर मास कांस्टेंट है तो g में अगर परसेंटेज चेंज पूछता है तो रेडियस में -2 से गुणा कर देंगे, उस परसेंटेज चेंज के वो बराबर हो जाएगा। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल तो इसी पे पूछ लिया है बच्चों सीधा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी सतह पर उसके निकट वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण g है, सापेक्षिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G है, पृथ्वी का मास और द्रव्यमान की त्रिज्या e है, तो कौन सा सही संबंध है, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल gm/r²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है, 2015 का सवाल है।
यहां पर देखिए, इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाई 1%, इट्स मास रिमेनिंग सेम। देखो मास कांस्टेंट है। एक चीज मैं आपको इसमें ट्विस्ट बता दूंगा अभी, अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो हमने बताया जी में परसेंटेज चेंज अगर आपसे पूछ रहा है तो -2 टाइम्स आर में परसेंटेज चेंज। अब देखो अर्थ का रेडियस 1% श्रिंक हो गया है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ गई है। सिकुड़ गई है तो कम हो गई है, कम हो गई तो माइनस लिखोगे, तो पृथ्वी त्रिज्या की जगह पर कितना लिख दोगे? -1। 1% सिकुड़ गई है तो ये प्लस हो जाएगा +2%, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू 2% बढ़ जाएगी। +2 आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेविटी की वैल्यू 2% बढ़ जाएगी, सीधा आंसर है। अगर ये कह देते डेंसिटी सेम है, अगर बच्चों यहां पर मास की जगह पर डेंसिटी सेम दिया होता तो ध्यान रखना कि जितना परसेंट चेंज आप आर में करेंगे ठीक उतना ही परसेंट जी में हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है। तो जो ये चेहरे आप देख रहे हैं ये यहाँ के फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, यानी कि जो बच्चे अभी 12th का बोर्ड भी नहीं दिए हैं वो एनडीए में सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। मेजर कल सी क्लासेस ने लगातार सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिए हैं। इस बार एनडीए 2 के रिजल्ट्स बिल्कुल चौंका देने वाले थे, और हालांकि मेजर कल सी क्लासेस में ये चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉन्टिन्यूसली सिलेक्शन होते हैं क्योंकि बच्चे मेहनत भी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ एक टीचर के और पूरे इन्वायरमेंट के बेसिस पर ही नहीं हो सकती, आपका अपना खुद का एफर्ट भी होता है, और जो किया है बच्चों वो जीता है इस इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर फटाफट एनडीए 2024 का पोर्टल खुल चुका है, बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। फटाफट इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और मेजर कल सी क्लासेस में आप आ सकते हैं। चलिए अब देखिए, अगर दो मिक्सचर हैं, दो लिक्विड हैं, इसका डेंसिटी D1 है, इसका डेंसिटी D2 है। मान लो ये मिल्क है, ये मिल्क है, और ये क्या है? ये है वाटर। अगर आप दोनों डेंसिटीज को आपस में मिला रहे हैं, मतलब आप इन दोनों को किसी भी तरह से मिला रहे हैं, इन दोनों को उठा के इसमें एक साथ मिला दे रहे हैं, तो इस मिक्सचर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी? जो ये रो मिक्स लिखा हुआ है ये मिक्सचर डेंसिटी पूछा है, मिक्सचर की डेंसिटी पूछा है, मतलब मिश्रण का घनत्व कितना हो जाएगा अगर D1 और D2 दो अलग अलग घनत्व वाले लिक्विडों को आपस में मिला दिया जाए। तो देखो अगर उनका वॉल्यूम सेम है, जिसको अगर आपने मिलाया, मतलब 1 लीटर को 1 लीटर से मिलाया है अगर आपने, तो एवरेज डेंसिटी जो निकलेगी मिक्सचर की वो आ जाएगी D1 + D2/2। और अगर यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में, अगर इसका मास सेम है, अगर दोनों का मास सेम है और फिर आपस में उसको मिला रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा 2D1D2/D1 + D2। ध्यान रखना, मास सेम है तो 2D1D2/D1 + D2। अब देखिए सवाल देख करके ये सब बच्चों को बुखार आता, लगता है ये सब क्यों पूछ लेते हैं। Our object is made of 2 equal parts by volume। 2 equal parts by volume मतलब सेम वॉल्यूम है कि नहीं? बताओ, सेम वॉल्यूम है कि नहीं? One part has density rho and other part has density 2 rho। What is the average density of object? अगर एवरेज डेंसिटी आपको निकालना है मिक्सचर का तो क्या हो जाएगा? दोनों का डेंसिटी आप जोड़ देंगे, मतलब D1 + D2/2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है। अगर ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स बाय मास लिखा होता तो यहां फॉर्मूला हो जाता 2D1D2/D1 + D2, जैसे मैंने बताया। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ρ0 + 2 ρ0/2। हर जगह पे ऐसा नहीं होगा, तो 3/2 ρ0, 3/2 ρ0 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, 2 डेंसिटीज ऑफ 3 लिक्विड, डेंसिटीज ऑफ 3 लिक्विड D2D 3D, what will be the density of resultant mixture if equal volume of 3 liquids are mixed? क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स्ड है तो क्या हो जाएगा? D1 + D2 + D3। अब एवरेज निकाल रहे हो तो बाई 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मिक्सचर की डेंसिटी। यहां से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी 3D 6D/3 हो जाएगा, यानी कि 2D आ जाएगा आपका आंसर। चलिए 6 फार्मूले पर चलते हैं। 6 फार्मूला कहता है आपका C/5 = F - 32 = K-, ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है, ये डिग्री सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट है और ये केल्विन है। इस पर बेस सवाल क्या पूछ सकते हैं? परम शून्य ताप अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, लगभग कितना होता है? देखिए परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन होता है। अब 0 केल्विन के करस्पॉन्डिंग अब आप जानते हैं वहां पर ये फार्मूला क्या है? C/5। सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन क्या है? सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन आपका आ जाएगा C/5 = K-273/5। तो कैंसिल हो गया। अब 0 केल्विन अगर आप यहाँ लिखते हो तो C बराबर कितना आ जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा परमताप का फार्मूला। ऐसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 0 केल्विन है इन यूनिट, वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? अब इसको करके आप खुद ही बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इसको कमेंट सेक्शन में करके बताना।
ये फार्मूला बहुत फेमस है, बहुत समय तक अपना बहुत ही जलवा फैलाया हुआ था। अगर कोई सिंपल पेंडुलम है और एल लेंथ का है तो यहाँ से अगर वो इस तरह से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड टी है, तो टाइम पीरियड टी होने की वजह से यहाँ से आ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, टाइम पीरियड टी होने की वजह से √2 ये L/G हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। यहाँ पर सवाल पूछा हुआ है, इसका बच्चों हिंदी जो वर्जन है थोड़ा सा वो मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। एक पेंडुलम है, किसी हाइट तक ले जाते हैं उसको, अगर उसका मास वगैरह सेम है लेकिन ग्रेविटी कितनी हो जाती है, हाफ G/2 हो जाती है। तो अगर ग्रेविटी G/2 हो जाती है तो T बराबर 2 पाई, लेंथ उसका वही है, ग्रेविटी कितनी है G/2 हो जाती है, तब कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो √2 बाहर आ जाएगा कि नहीं, और यहाँ कितना बच जाएगा 2 पाई √L/G। अब 2 पाई √L/G नॉर्मली होता है तो √2 टाइम्स टी हो जाएगा, T डैश बराबर, तो √2 टाइम्स टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फाइनली ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं खुद ही, क्योंकि आपको भी अच्छा लगेगा। एल लंबाई का है, एम ले लो के गोले सरल दोलक का दोलन काल जो है वो टी है। यदि लोलक की लंबाई को 4L कर दें और गोलक के द्रव्यमान को 2m कर दें, मतलब टी डैश बराबर कितना है, 2 पाई, लंबाई को कितना कर दो 4L और इसको कितना कर दो 2m, तो ऑब्वियस सी बात है ये कटेगा, और जब ये कटेगा और गोलक के द्रव्यमान को 2m कर दे तो नया दोलन अवधि काल में कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना होगा बच्चों, नया दोलन आपसे पूछ रहे हैं। यदि दोलक और जो L लंबाई के लिए निकालोगे तो 2 पाई √L/m हो जाएगा, तो यहां पर सॉरी L/G हो जाएगा, सॉरी L/G हो जाएगा, इसीलिए दिक्कत हो रही थी, L/G हो जाएगा। तो इसको 4L कर दिया गया है। अब मास में परिवर्तन किया गया तो मास पर डिपेंड करता नहीं है, तो यहां पर 4 है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और पूरा पूरा अंदर वही बचेगा, टी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा आंसर आपका। एक फार्मूला है जो अभी लेटेस्ट थोड़ा सा आ रहा है, ये लेटेस्ट फार्मूला है, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस एनडीए का बढ़ता चला जा रहा है। 21 अप्रैल को आपको मिल सकता है यहां से सवाल, ध्यान रखना। Q × V, Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है, V क्या है, वोल्टेज है, V क्या है, वोल्टेज है, और हाफ M क्या है, मास है, और मास है, और V क्या है, स्पीड है, V क्या है, स्पीड है। ठीक है, अब इससे सवाल, इफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, V दिया हुआ है कितना, 1 किलोवोल्ट, 1 किलोवोल्ट, देन एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कितना गेन करेगा, QV होता है तो Q की जगह पर E हो जाएगा, उतना V हो जाएगा। पूरा काइनेटिक एनर्जी पूछे हैं उसका, E पूरी काइनेटिक एनर्जी पूछे हैं, ½ mv², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19, और V की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻3, क्योंकि वोल्ट में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻16 जूल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, आपने क्या कभी सोचा है कि कोई ऐसी रामबाण किताब होती जिसमें हर चीज मौजूद होती है एनडीए की, मतलब जो भी मैं चाहूं, जो भी पढ़ना चाहूं वो सब कुछ एनडीए का उसमें मौजूद हो। यस देयर इज अ बुक, और वो क्या है, मेजर कलसी क्लासेस की जो बुक है वही बुक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग, मतलब आप देख सकते हैं एनडीए की जितनी किताबें हैं, यहाँ पर तो जनरल साइंस वगैरह दिया हुआ है, ये इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि यहाँ पर CDS, CAPF सबकी बात होती है। ऐसे ही एनडीए की भी बुक्स आपको एकदम प्रॉपर, जितना आज तक PYQ बोला गया होगा कुछ समय के पहले तक का, उसमें PYQ भी इन्वॉल्व है, और जो आगे क्वेश्चन बन सकता था, जो आजकल सवाल आते हैं वो भी आप ढूंढेंगे तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि सॉल्व एग्जाम्पल में ही क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आपके लिए बहुत बेटर साबित हो सकता है ये। तो फटाफट इस नंबर पर फोन करिए, 25% डिस्काउंट पे चल रहा है, फ्री डिलीवरी चार्जेस, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है इसका, कॉन्टिन्यूसली आप इसको ऑर्डर कर लीजिए तुरंत ही, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्या है इन सवालों में, क्या रखा है, केवल फार्मूले का नॉलेज। अब देखिए EMF बराबर EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होता है क्या, करंट, हम सभी जानते हैं। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो कितना हो जाता है R1 + R2, सीधे जोड़ते चले जाते हैं। अगर 1 अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कितना हो जाता है 1 अपॉन R1 + 1 अपॉन R2 प्लस ऐसे होता चला जाता है। फिर आप टोटल EMF को R से डिवाइड कर देते हैं। देखिए एक सवाल ये है, अगला सवाल आप खुद कर लीजिएगा, करके बताइएगा निम्नलिखित परिपथ में से कौन से अवयव, कौन प्रतिरोध कितना है। कुल प्रतिरोध पूछ रहे हैं, तो ये बताओ ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1 अपॉन R + 1 अपॉन R 2 अपॉन R, यानी कि इनका हो जाएगा R/2, और ये साथ में R किस में है, सीरीज में है, तो R/2 के साथ R सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 3/2 × R, 3/2 × R, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3/2 × R। ये सवाल दिया हुआ है, इसी के बेसिस पर देखिए नीचे दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा, मतलब ये वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा,
वोल्ट मीटर कितना मेजर करेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो बच्चों ठीक है, बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। वोल्ट मीटर कितना मेजर कर रहा है, जितना इसमें करंट जाएगी उसी करंट के बेसिस पर वो मेजर करेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब आपको पूरे सर्किट में करंट निकालने के लिए आई बराबर क्या निकालना होगा भाई, E/R। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके कॉमेंट सेक्शन बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमारा जो आज का मोटिव है वो है 10 बेस्ट फार्मूलाज क्या है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस किसी और सेशन पे हम लोग रखेंगे, उसके लिए मैं आऊँगा बिल्कुल बाकायदे आपके सामने। और यहां पर आपको अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि 10 बेस्ट फॉर्मूले क्या है, उसके बेसिस पर जितने मैक्सिमम सवाल आप कर सकते हैं। आई बराबर तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.5 दिया ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आर निकालना है तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा आर, क्योंकि 1/1 प्लस 1/1 2 आ जाएगा, 2 का इनवर्स लेंगे 1/2 हो जाएगा। 1/2 1 के साथ किसमें है, सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 हो जाएगा। अब आप यहां से करंट निकाल सकते हैं, टोटल करंट निकाल लेंगे तो ई की वैल्यू कितनी है 1.5 और ये भी कितना है 3/2 यानी कि 1.5 ही है, तो करंट आ गई कितनी 1 एम्पियर आ गई। अब 1 एम्पियर की करंट इस बैटरी से निकल रही है। अब अगर 1 एम्पियर की करंट ही इसके अंदर से होकर के जाती है, 1 एम्पियर की करंट ही इसके अंदर से होकर के जाती है, तो ये वोल्टेज कितना मेजर करेगा। मान लेते हैं वोल्टमीटर खुद कोई करंट नहीं ले रहा है तो 1 वोल्ट ही तो मेजर करेगा, V बराबर IR। ठीक है, चलो। और अगर आप प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन के एक स्टेज पे हैं, तो अब जरूरत है आपको खुद को चेक करने की, खुद को टेस्ट करने की। और मेजर कलसी क्लासेस बच्चों हर चीज जैसे आपको प्रोवाइड करता है एक अफोर्डेबल प्राइस में, वैसे सिर्फ 199 से शुरू होता है टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है इसको देकर के आप अपनी ऑल इंडिया रैंक पता कर सकते हैं कि आखिर जो आपने आज तक पढ़ा है उस पर आपका कितना कमांड है और एनडीए के लेवल पर कितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये लास्ट फार्मूला है आपका और वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला यू कैन से। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर स्पीड कितनी है V1 है, यहाँ पर स्पीड कितनी है V2 है, इसमें लाइट का वेवलेंथ कितना है λ1 है, इसमें लाइट का वेवलेंथ λ2 है। तो ये फार्मूला होता है बच्चों, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसके बेसिस पर कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लास्ट देखिए, N1 प्रकाश वाले माध्यम से N2 अपर्तनांक में जाती है, यदि आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो sin I अपॉन sin R बराबर कितना होगा, मैंने आपको बताया N2 अपॉन N1। देखो N2 अपॉन N1 sin I अपॉन sin R बराबर sin I अपॉन sin R बराबर N2 अपॉन N1। किसी भी पेयर को यूज करके क्वेश्चन बना लेते हैं, किसी पेयर को यूज करके हर साल क्वेश्चन आता है, इसको देख करके थोड़ा रेडी रहिए। ठीक है, अब स्पीड पूछा हुआ है, लाइट एयर में स्पीड पूछा हुआ है 3 इंटू इतना, और ग्लास में पूछा हुआ, ग्लास में दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका, तो कितना होगा। अब देखो ग्लास में, एयर में स्पीड c होती है v1 अपॉन v2, ग्लास में स्पीड हमें निकालनी है, और μ2 अपॉन μ1 यानी कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बटे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यही होगा। यानी कि v1 अपॉन v2 बराबर, याद करो यहाँ पर कितना हो जाएगा N2 अपॉन N1, यही किया गया है। और ये N2 अपॉन N1 का मतलब ये N1 है और ये N2 है। N2 क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो जो म्यू लिखा गया है वो n है एक्चुअली में। बस यही सवाल और मैं करा दे रहा हूं। अब यहां पर क्या कर लेंगे आप, v आपको निकालना है, तो v बराबर कितना हो जाएगा n एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1.5, 1 अपॉन 1.5 हो गया इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया। तो ये 3/2 है, तो 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस पीडीएफ में और भी सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप तुरंत फटाफट सॉल्व कर सकते हैं उसी फॉर्मूले पर। और अब आखिरी सवाल का आप जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं अब आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द और एक कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ और अलग एनडीए से इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के फिजिक्स से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद।